हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इन सभी चैप्टर्स के और इन सभी चैप्टर्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अगर आपको फुल वीडियो वॉच करनी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी चैप्टर्स की लिंक दी हुई है, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सभी चैप्टर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जिनकी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, इससे आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो जलवायु है। जो हमारी सेकंड बुक है उसका फोर्थ चैप्टर है जलवायु। जो हमारा फोर्थ चैप्टर है उस वो है जलवायु। तो आप देखते हैं कि जलवायु में क्या क्या होती है। जलवायु एक ऐसा परिवर्तन है जो सालों में होता है और इससे मौसम में बहुत प्रभाव होता है कि हर क्षेत्र की जलवायु अलग अलग होती है। जो हमारा भारत है उसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, क्योंकि यहाँ जो कर्क रेखा से जो पास का इलाका है, कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर और कर्क रेखा से थोड़ा नीचे है, तो हमारे कर्क रेखा का आसपास का क्षेत्र है भारत। तो इसमें जो हमारा दक्षिण क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा गर्मी पाई जाती है, सबसे ज़्यादा वहाँ का तापमान ऊपर रहता है। तो हमारे यहाँ की जो जलवायु होती है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में आ जाए, एक मार्क्स में पूछ भी लिया जाए कि हमारे भारत की जलवायु का क्या नाम है, तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु हम लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखे जेट प्रवाह क्या होते हैं, इनके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। देखिए, जेट प्रवाह एक ऐसी हवाएं है जो कि ऊपर क्षैतिज में आकाश में चलती है, जिनके कारण जलवायु में परिवर्तन होता है। और इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि बताइए कि इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि इस आपके पास आंसर दे रखा है कि भूपृष्ठ से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर सौरमंडल में क्षैतिज दिशा में तेज गति से चलने वाली वायुधाराओं को जेट प्रवाह कहते हैं। आपने पढ़ा है कि हमारे 5 मंडल होते हैं: सौरमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयमंडल और वायुमंडल। तो इसमें से सबसे नीचे सौरमंडल होते हैं, जिसमें से दैनिक क्रियाएं जितनी भी होती है वो सौरमंडल में गठित होती है। तो इसमें जो पृथ्वी से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो पवनें चलती हैं या फिर जो जो भी हवा चलती है उसे जेट प्रवाह कहते हैं। और ये जेट प्रवाह हमेशा तेज गति से चलती है, मंद गति से नहीं चलती। तो इनके प्रभाव क्या होते हैं? शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभों को भारत में लाने का काम यही जेट स्ट्रीम करती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही ये विक्षोभ भारत में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत की ओर आकर्षित करता है। यानी कि शीत ऋतु में जो पश्चिमी विक्षोभ होते हैं उनको भारत में लाने का काम जेट प्रवाह करती है। और जो चक्रवात होते हैं उनका कारण भी ये जेट प्रवाह ही बनती है, क्योंकि ये हवाएं तेज गति से चलती है। तो अपने साथ जितना भी कूड़ा कचरा नीचे स्थल पे होता है उसे ऊपर हवा में उड़ा लेती है और उससे बवंडर या चक्रवात की जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संसार में सर्वाधिक वर्षा मॉनसून राम में ही क्यों होती है? आपने पता है कि मेघालय का एक छोटा सा एक शहर है मॉनसून राम, या फिर एक स्थान है मॉनसून राम, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा पाई जाती है। और ये भारत का ही सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र नहीं है, पूरे संसार का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसमें वर्षा का सबसे मुख्य कारण क्या है? देखिए, एक तो इस क्षेत्र में जो है वो जहाँ इसकी जो जनसंख्या है उससे ज़्यादा तो वृक्षों की संख्या है। यानी कि इसमें जनसंख्या तो कम रहती है, लेकिन ये पूरा हरा भरा क्षेत्र है, यहाँ पर वृक्षों की कमी नहीं है। और जो यहाँ की नदियाँ होती है वो अत्यधिक अत्यधिक साफ सुथरी होती है। तो इसके बहुत से कारण है कि इसमें ज़्यादा वर्षा क्यों होती है। पढ़ लीजिए कि मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा गंगा के डेल्टा को पार करके मेघालय की गारो खासी व जयंतिका की पहाड़ी में पहुंचती है। इन पहाड़ियों की आकृति कीप आकार की होती है। कीप आकार मतलब ऐसे, जिसमें वायु को एकदम ऊंचा उठना पड़ता है और इससे भारी वर्षा होती है। देखिए, यहाँ की जो पर्वत होते हैं उनकी आकार ऐसी होती है, तो इनसे जो वायु टकराती है वो सीधे ऊपर उठती है और ये वर्षा का कारण बनते हैं, क्योंकि तेज हवाओं से ही बारिश बनती है। और जो यहाँ पे
वृक्ष ज़्यादा होते हैं तो वृक्ष ज़्यादा होंगे तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा होगा और इससे वर्षा भी ज़्यादा होगी। तो ये आप 2-3 कारण लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, कौन सी गैसें हरित गैसें कहलाती है, उनके प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। देखिए, लिख रखे हैं, इन्हें आप पढ़ लेना, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि हरित गैसें कौन सी है। देखिए, कुछ ऐसी गैसें हैं जो पृथ्वी पर बिना फालतू में, जिनका कोई वैसे काम नहीं है, इनका काम ही पृथ्वी को नुकसान पहुंचाना ही है। तो ये मानवीय क्रियाओं के कारण ही उत्पन्न होती है। देखिए, सबसे ज़्यादा वाहन चलते हैं, व्हीकल चलते हैं, उनके कारण पोल्यूशन ज़्यादा होता है। उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ती है। वायुमंडल में फ्लोरोकार्बन, जो कि ओजोन की क्षति के लिए विनाशदायक है। तो ये जितनी भी गैसें हैं वो हरित गैसें कहलाती है, यानी कि पृथ्वी के लिए जितनी भी नुकसानदायक गैसें हैं उन्हें हरित गैसें कहा जाता है। ये कुछ गैसें हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड व ओजोन आदि। ये सब हरित गैसें कहलाती है, जिनसे इनके प्रभाव क्या क्या है: भूमंडल के तापमान में वृद्धि होना और वैश्विक जलवायु में परिवर्तन होना। यानी कि इन गैसों से भूमंडल का जो तापमान है वो बढ़ता है, उसका लेवल बढ़ता है और इससे गर्मी ज़्यादा उत्पन्न होती है। और जो हिमानियों की जो बर्फ़ है, तापमान के कारण क्या होगा, बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलने से क्या होगा, बाढ़ आएगी। तो इससे जो आसपास के क्षेत्र है वो भी डूब जाएंगे। तो और इससे जो जलवायु में परिवर्तन से मलेरिया जैसे कीट, अन्य बीमारियां भी होती है। तो इसके बहुत से प्रभाव है। अब देखिए, इस चैप्टर में 3-4 क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, वो क्वेश्चन है कि जलवायु एवं मौसम, जलवायु और मौसम, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये इसी चैप्टर से संबंधित है। देखिए, जलवायु क्या है। जलवायु एक एक व्यापक स्थिति है, यानी कि किसी क्षेत्र की जो स्थिति है वो इस जलवायु के कारण व्यापक होती है। यानी कि जो जलवायु होती है वो रोज़ बदलती नहीं, यानी कि कई वर्षों में एक बार जलवायु बदलती है। वर्ष लग सकते हैं, 10 वर्ष लग सकते हैं या 20 वर्ष लग सकते हैं। तो जलवायु की जो परिवर्तनशीलता है वो बड़े ही दीर्घकालिक में होती है, यानी कि ये मंद गति से नहीं होती। लेकिन जो मौसम होता है वो किसी क्षेत्र में पल पल की स्थिति है। आज सुबह कुछ मौसम है तो शाम को कुछ मौसम है, रात को कुछ मौसम है तो दूसरे दिन कुछ मौसम है। तो मौसम रोज़ बदलता है लेकिन जलवायु रोज़ नहीं बदलती। इसमें आप लिख सकते हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर 4 था, अब चैप्टर 5 देखते हैं। चैप्टर 5 है हमारा प्राकृतिक वनस्पति। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि प्राकृतिक वनस्पति क्या है। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि ऐसी वनस्पति जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है, बिना मानव के हस्तक्षेप के बिना उगी है, यानी कि प्रकृति ने उन्हें अपनी शरण दी है, प्रकृति ने उन्हें उगाई है, प्रकृति ने उन्हें उगाई है। तो ये प्राकृतिक वनस्पति होती है जो प्रकृति के द्वारा पृथ्वी पर आई है, जिनमें मानव की कोई भूमिका नहीं है, तो वो प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वो सुरक्षा की दृष्टि से ज़्यादा ज़्यादा सुरक्षा प्रदान की जाती है राष्ट्रीय उद्यान को, क्योंकि उसमें कुछ उद्यान बना दिए जाते हैं जिनमें ये बना दिया जाता है कि ये इन जीवों की संख्या कम हो रही है तो इन जीवों के लिए ये उद्यान बनाए जा रहे हैं। और इसमें पशुचारण की मनाही है। साथ ही इसकी सीमा में किसी व्यक्ति को भूमि का अधिकार भी नहीं मिलता। जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, लेकिन जो अभ्यारण्य होते हैं इसमें सुरक्षा का कम प्रावधान है। इसमें वन के जो जीव होते हैं उनकी सुरक्षा के साथ साथ नियंत्रित मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है, यानी कि इनमें मानव अपनी गतिविधियां कर सकता है अभ्यारण्य में, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में वो अपनी गतिविधियां नहीं कर सकता। इसमें किसी अच्छे कार्य के लिए भूमि का उपयोग हो सकता है। तो जो राष्ट्रीय आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें उसको सरकार ज़्यादा अहमियत देती है, लेकिन अभ्यारण्य को सरकार कम अहमियत देती है। पहला पॉइंट। राष्ट्रीय उद्यान में पशुचरण की मनाही है लेकिन अभ्यारण्य में पशुचरण हो सकता है। सेकंड पॉइंट। राष्ट्रीय उद्यान में व्यक्ति को भूमि का अधिकार नहीं मिलता, लेकिन अभ्यारण्य में ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने या वो
भूमि का उपयोग किसी अच्छे कार्य के लिए कर सकता है। तो इसमें 3-4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। आप देखिए अनूप वन किसे कहते हैं। भारत में आर्द्र या अनूप वनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। अनूप वन का मतलब क्या है? ऊंचे ऊंचे वन। आपने देखे होंगे जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है वहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे वन पाए जाते हैं, और इन वनों के कारण वर्षा भी अत्यधिक होती है और इन्हें काटा भी नहीं जाता। तो ये वन कुछ ही जगहों पर मिलते हैं, जब जैसे आपको अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और सुंदरवन डेल्टा, जो इनमें ये सब वन पाए जाते हैं। तो इनके जो महत्व है, आर्द्र या अनुवनों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इनके जो वन होते हैं इनसे मृदा संरक्षण भी होता है, जैव विविधता यानी कि जीवों की अलग अलग प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है, प्राकृतिक वनस्पति को बढ़ावा मिलता है इन वनों से। तो इसके बहुत ही कारण है। एक क्वेश्चन आता है वन्य प्राणी अधिनियम कब पास हुआ? इस अधिनियम के प्रमुख उद्देश्य क्या है? एक तो वन्य प्राणी अधिनियम है एवं एक वन संरक्षण नीति। तो ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है। मैंने ये वन्य प्राणी अधिनियम लिया है, वो भी वन संरक्षण नीति भी मैं इसी में बता दूंगा। देखिए वन्य प्राणी अधिनियम क्या है। वन्य प्राणी नाम से पता चलता है कि जीवों को बचाने के लिए कोई अधिनियम चला गया था जो कि 1972 में पास हुआ था। इस अधिनियम के दो प्रमुख उद्देश्य थे। कुछ जो संकटापन्न प्रजाति है जैसे रेड पांडा, वाइट टाइगर या फिर वैसे टाइगर जिनकी संख्या बहुत ही कम है, इनको बचाने के लिए अधिनियम चला गया था कि इनका शिकार कम से कम हो। और जो कुछ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए थे कि इनमें इनकी जो जीव है इनका संरक्षण हो सके। अब जो वन संरक्षण नीति है वो वनों को बचाने के लिए की गई थी। इन दोनों में अंतर समझना। वन्य प्राणी अधिनियम तो जीवों को बचाने के लिए, लेकिन जो वन संरक्षण नीति है वो वनों को बचाने के लिए। उस वन संरक्षण नीति 1952 में पास हुई थी। और इसमें क्या कहा गया था कि देश के 33% भाग पर वन उगाए जाने चाहिए और वनों की जो कटाई है वो कम की जानी चाहिए। तो इसमें वन संरक्षण नीति में भी ये 2-3 बातें बताई गई थी, तो आप पढ़ लेना इसे भी। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मृदा। देखिए मृदा क्या है, आप सब जानते हैं, मिट्टी जिसे हम मृदा कहते हैं। तो मृदा बनती कैसे है? देखिए मृदा किसे कहते हैं और ये बनती कैसे है। आप जानते तो हैं मृदा क्या है, लेकिन जब इसके बाद डेफिनेशन देने की जब बात आती है तो आप सोच विचार करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन बता रहा हूँ कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें चट्टानों के टूटने फूटने से एवं भूपट्टी में हुमस की मात्रा मिलने से जिस अवस्था का निर्माण होता है उसे मृदा कहते हैं। यानी कि जो हमारी सबसे ऊंची भूपट्टी है उसमें कुछ चट्टानों के टूटे फूटे बारीक टुकड़े मिल जाते हैं और कुछ ह्यूमस जो खाद होती है वो मिल जाती है, और इन सब से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है। मृदा अपरदन को कितने वर्गों में रखा जाता है? मृदा अपरदन क्या है, मैं देखिए आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि मृदा का विनाश होना यानी कि मृदा में कटाव आना या फिर मृदा का ह्रास होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। और ये ह्रास किस लिए होता है? अत्यधिक वर्षा के कारण, अत्यधिक वनों की कटाई के कारण, इस सब के कारण मृदा अपरदन होता है। अत्यधिक चराई की जाती है पशुओं की, तो इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। ये 2 प्रकार का होता है परत अपरदन। जब तेज बारिश होती है तब मृदा परत का हटना एवं अवनालिका अपरदन। तीव्र ढालों पर बहते जल से गहरी नालियाँ बन जाती है। चंबल के भीड़ इसका उदाहरण है। देखिए परत अपरदन क्या होता है। जब तेज़ बारिश होती है तो ऊपर की जो परत होती है वो चली जाती है, फिर मिट्टी किसी काम की नहीं होती, क्योंकि जो उपजाऊपन होता है वो ऊपर ही होता है, मिट्टी की भूपट्टी में पाया जाता है। और सेकंड जो है अवनालिका अपरदन। जब जो नदी का जल है वो बहकर कहीं दूसरे स्थान पर जाता है तो वो बीच से अपनी मिट्टी को बहा कर ले जाता है, तो वो अवनालिका अपरदन होता है। अब देखिए जलोढ़ मृदा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखिए मृदाएँ, इसमें काफ़ी मृदाओं के प्रकार बताए गए हैं, आपको उनको पढ़ लेना क्योंकि किसी की विशेषताएँ पूछी जा सकती है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि जलोढ़ मृदा जो होती है वो भारत के अत्यधिक क्षेत्र में पाई जाती है।
सबसे ज़्यादा क्षेत्र में लगभग 40% के क्षेत्र में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जो ज़्यादातर खेती होती है वो इसी मृदा पर होती है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसमें फॉस्फोरस और पोटेशियम की मात्रा अत्यधिक होती है। तो इसमें विशेषताएं देख लीजिए। यह मृदा नदियों द्वारा द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से बनती है, यानी कि जब नदियाँ बहती हैं, गंगा जैसी नदियाँ, वो अपने साथ मिट्टी बहाकर लाती है जो कि एक किसी स्थान पर जाकर जमा हो जाती है, तो वो जलोढ़ मृदा कहलाती है। ये सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है, यानी कि सबसे ज़्यादा खेती की इस पर की जाती है। यह मृदा नदी घाटियों, डेल्टाई क्षेत्रों तथा तटीय मैदानों में पाई जाती है। इसमें पोटाश की मात्रा अधिक और फॉस्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें जो पोटाश होती है उसकी मात्रा अत्यधिक होती है, जिसके कारण ये उपजाऊ होती है। इस मृदा का रंग हल्के धूसर से राख जैसा होता है। आपने देखी होगी जलोढ़ मृदा। यह भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में पाई जाती है। तो ये आप 5-6 पॉइंट लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण तथा इस समस्या से निपटने के उपाय। अभी मैंने आपको बताया कि मृदा अपरदन किन कारणों से होता है। वनोन्मूलन, अत्यधिक सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, मानव द्वारा निर्माण कार्य व दोषपूर्ण कृषि पद्धति, अनियंत्रित चराई। वनोन्मूलन यानी कि वनों का अत्यधिक कटाई या फिर वनों का अत्यधिक दोहन करना। अधिक सिंचाई यानी कि भूमि में अत्यधिक सिंचाई करना। अत्यधिक बारिश या अत्यधिक जल से सिंचाई करना ही भी मृदा अपरदन का कारण है। रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग, कुछ एक केमिकल्स आते हैं, उनका अगर प्रयोग होता है, कृषि में प्रयोग किया जाता है, तो वो उनसे मृदा का विनाश होता है। मानव द्वारा निर्माण कार्य एवं दोषपूर्ण कृषि पद्धति से, यानी कि मानव को आगे बढ़ने की होड़ है, इसलिए वो कृषि को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न केमिकलों का यूज करता है। वो भौतिक खाद का उपयोग नहीं करता जो कि गोबर के द्वारा बनी होती है। वो बाजार से जो केमिकल होते हैं उनको खरीद कर कृषि में डालता है। इससे मृदा का विनाश होता है क्योंकि वो उसका उपजाऊपन खत्म हो जाता है और इससे मृदा अपरदन धीरे धीरे होने लगता है। अनियंत्रित चराई यानी कि पशुओं की सबसे ज़्यादा चराई, जहाँ सबसे ज़्यादा चराई होती है पशुओं की, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं वहाँ पर बिल्कुल बंजर भूमि हो जाती है, तो इससे भी मृदा अपरदन होता है। अब इसे रोकने के उपाय क्या है, देखिए। वृक्षारोपण यानी कि केवल लगभग 33% भाग पर तो वृक्ष होने चाहिए। समोच्च रेखीय जुताई, अति चराई पर नियंत्रण, सीमित सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों का उचित प्रयोग, वैज्ञानिक कृषि पद्धति को अपनानी चाहिए। अब देखिए जो ऊपर इसके जो कारण बताए थे वही उपयोग में आप सम्मिलित कर सकते हैं कि इन सबको रोकना ही इसके उपयोग है। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जो लास्ट चैप्टर रह गया है। देखिए ये हमारा चैप्टर है प्राकृतिक आपदाएं तथा संकट। तो प्राकृतिक आपदा क्या होती है, सबसे पहले ये क्वेश्चन का आप उत्तर ढूंढिए कि प्राकृतिक आपदा क्या होती है। देखिए प्रकृति द्वारा, जैसे प्राकृतिक वनस्पति होती है वैसे ही प्रकृति द्वारा गठित होने वाली आपदा प्राकृतिक आपदा कहलाती है, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, बिना मानव कारणों से ये उत्पन्न होती है। लेकिन हाँ जो संकट होते हैं वो उसमें मानव कारण होते हैं। तो इसी में दे रखा है कि प्राकृतिक आपदा तथा संकट में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए जो प्राकृतिक आपदा है वो ज़्यादा जान माल की हानि पहुंचाता है, ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन जो संकट होते हैं उनसे जान माल की हानि नहीं होती, हो सकता है कि बिल्कुल ही ना हो। और प्राकृतिक आपदाएं वो प्रकृति द्वारा गठित होती है, लेकिन जो संकट होते हैं उसमें मानव के क्रियाकलाप शामिल होते हैं। इसमें आप 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। अब देखिए इस चैप्टर से मुझे लगता है ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उन्हें बस देख लेना एक बार, मतलब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें एक बार देख लेना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का मूल्यांकन कीजिए, यानी कि आपदा के से पहले, आपदा के समय एवं आपदा के पश्चात हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आपदा से पहले तो हमें ज़्यादा जानकारी नहीं होती कि किस क्षेत्र में ज़्यादा आपदाएँ आएंगी, तो ऐसे कुछ केंद्रों की स्थापना की जाती है जो कि भूकंप संभावना क्षेत्र जो होते हैं या फिर सुनामी संभावना क्षेत्र होते हैं, उनमें ये पता लगाती है कि किस क्षेत्र में अत्यधिक भूकंप आने वाले हैं, तो उससे पहले वहाँ से लोगों को निकाल लिया जाता है। लेकिन जो भूकंप आते हैं उनमें ये सब पता नहीं चलता, क्योंकि भूकंप आता है वो 1 सेकंड में सबका नुकसान करके चला जाता है।
आपदा के समय क्या करना होता है? आपदा के समय ये करना होता है कि जो भी लोग इससे प्रभावित हुए हैं उन उन उनका इलाज करवाया जाए। वहाँ पे एम्बुलेंस भेजनी चाहिए सरकार को, और जो भी पीड़ित व्यक्ति है उनको राहत कैंप में भेजना चाहिए। जल और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये सब आपदा के समय होता है। और आपदा के पश्चात आपदा प्रभावित लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था करना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में उनके घर तबाह हो गए उस क्षेत्र से सरकार को दूसरे क्षेत्र में उन्हें घर दिलवाना चाहिए। रहने के लिए, खाने की व्यवस्था सब कुछ सरकार को करनी चाहिए। तो ये आपदा के समय निवारण होनी चाहिए। देखिए, एक मैप भी देख लीजिए, क्योंकि आप जो सेकेंड टर्म का जो पेपर आएगा उसमें 5 मार्क्स का मैप भी पूछा जाएगा। तो ये मैप इंडिया से होगा या फिर वर्ल्ड से भी हो सकता है। तो इंडिया से अगर होगा तो इसमें जो हमारी ये 4 चैप्टर हैं, इन्हीं चैप्टरों में से मैप आएगा ज़रूर। या तो ये पूछ सकते हैं कि अनूप वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप लिख सकते हैं पश्चिम बंगाल की जो सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है उसमें अनूप वन पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि नंदा देवी कहाँ, तो उत्तराखंड में जो एक ये जीव मंडल नीचे है जहाँ पर जीव मंडलों की वो जीव है उनकी सुरक्षा होती है। सुरक्षा के लिए एक मंडल बनाया गया है जिसे जीव मंडल कहते हैं। तो यहाँ पर एक नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में पाई जाती है। और पूछ लिया जाए कि सुंदरवन डेल्टा कहाँ है, जहाँ पे सारी नदियाँ आकर मिलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो वो पश्चिम बंगाल के नीचे पाया जाता है। आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अत्यधिक भूकंप किस क्षेत्र में आते हैं, तो आप बता सकते हैं कि जो भी ये जो इलाका है इसमें सबसे ज़्यादा अत्यधिक भूकंप क्षेत्र आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो मन्नार की खाड़ी है वो कहाँ है, तो ये जो श्रीलंका है और भारत है उसके बीच की पाक जल संधि को जोड़ने वाली एक खाड़ी है जिसे मन्नार की खाड़ी कहते हैं। अगर आपसे कोरोमंडल तट पूछ लिया जाए, तो जो ये तमिलनाडु है इस पे इसके इस साइड में इसके इस साइड में ये कोरोमंडल तट है। तो ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ तो आप इन 4 चैप्टरों के जितने भी मैप हैं उनको देख लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि थोड़े दिनों में सभी जितने भी पेपर होंगे उन सब की वीडियो अपलोड की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।